Hello बच्चों, in the last lecture we have discussed about the potential energy of an electric dipole placed in the external field. Today we are going to discuss about conductors and insulators and the properties of the conductor. So we are familiar with the words conductor and insulators because we have already studied them in our lower classes. So conductors are those substances which conduct electricity. It means कि जब भी हम अ, इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो इनमें जो फ्री चार्जेस होते हैं जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने पर पर्टिकुलरली ओरिएंट हो जाते हैं तो उनके कारण से उस समय इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर फ्लो करने लगती है। तो उन तरह के मटेरियल्स या सब्सटेंसेस को हम कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे हमारे पास सिल्वर होता है, कॉपर, एल्युमिनियम एट्सेट्रा। जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज अ कंडक्टर्स, क्योंकि मेटल्स में नंबर ऑफ एटम्स हैं और एटम्स में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे दे विल बी लाइटली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस। तो जैसे उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन उनसे डिटैच हो जाएंगे और उसके बाद वही उस पर्टिकुलरली वहाँ पर कंडक्शन दिखाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज इंसुलेटर्स। Insulators are those substances in which there is no movement of electric charges when the external electric field is applied। यानी कि कंडक्टर्स हमारे पास वो हैं जिनमें चार्ज कैरियर्स हैं जो एक्चुअली में चार्ज को ले जा रहे हैं, लेकिन इंसुलेटर्स में हमारे पास चार्ज कैरियर्स नहीं है कि जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करें तो वो आगे फ्लो करें। तो जो चीज़ ले जाएगी नहीं, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्जेस को ही हम करंट कह रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी में कंसिडर कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद भी वहाँ पर कोई चार्ज है नहीं। तो उस उन तरह के जो मटेरियल्स या सब्सटेंस होंगे उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। जैसे डायमंड हो गया, ग्लास, वुड, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इंसुलेटर्स के। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फ्री एंड बाउंड चार्जेस। वी कैन एक्सप्लेन द behavior of conductors and insulators on the basis of free and bound charges। क्योंकि हमारे जो मेटलिक कंडक्टर्स होंगे उनके जो एटम्स होंगे उन एटम्स के आउटर मोस्ट सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं दे आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। जैसे ये हमारे पास सेल्स हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। तो ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतनी डिस्टेंस पे होगा, ये हम इस वाले सेल्स की बात करते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेगी तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनका न्यूक्लियस के साथ वो वीक हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बढ़ने के कारण ये फोर्स वीक हो रहा है, यानी कि फोर्स वीक हो रहा है तो कोई भी एनर्जी हम इनको प्रोवाइड कराएंगे तो आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन इनसे लूजली बाउंडेड है वो इनसे डिटैच हो जाएंगे और यही इलेक्ट्रॉन जब डिटैच होके फ्री होगा तो ये दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द करेंट। अब जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है इसमें, तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, होता क्या है कि जब तक इनको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये जाने की कोशिश करते हैं बाहर, लेकिन इनको उतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पाती है कि इनसे डिटैच हो पाएँ। ओके, हम कह सकते हैं कि जो इनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उस समय कम रहती है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा जैसी इनको फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन की जाती है वैसी ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डिटैच हो जाएंगे और जब ये यहाँ से डिटैच होंगे तो ये अपने पीछे एक वैकेंसी क्रिएट करके चले जाते हैं और उस वैकेंसी को हम पॉजिटिव आयन से शो करेंगे। तो पॉजिटिव आयन्स है जो यहाँ पर दे आर इमोबाइल नेचर और जो इलेक्ट्रॉन्स है
वो मोबिलिटी कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर द फ्री चार्जेस, और जो पॉजिटिव आयंस है हमारे पास दे आर द बाउंड चार्जेस। तो जो हमारे पास कंडक्टर्स हैं उसमें फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस दोनों फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन इंसुलेटर्स में देयर इज़ नो फ्री चार्ज, सो द इंसुलेटर कंटेन द बाउंड चार्जेस। तो जितने भी बाउंड चार्जेस हैं वो सारे इंसुलेटर्स में होते हैं। दैट्स वाई electric charges cannot flow through the substance when external electric field is applied. Now the next topic is electrostatic properties of conductor. देखो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ज़ीरो इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं सारी इसमें। ये क्या कह रहा है कि कोई भी कंडक्टर होगा तो उसके इंटीरियर में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी ज़ीरो। सपोज़ करो ये हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया। तो जैसे ही हम इसको इसके अंदर प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने पे क्या होगा कि इस कंडक्टर्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक साइड गैदर हो जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो अदर साइड पर गैदर करेंगे। तो एक्युमुलेशन जब यहाँ पर होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन होने लग जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के कारण इसके इनसाइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगा जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक इसके अंदर फॉर्म करेगा जब तक कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल ना हो जाए। तो जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस हो जाएंगे तो उस केस में ये एक्युमुलेशन एकदम बंद हो जाएगा। और वही कंडीशन होती है जहाँ पर हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशन है कि प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो क्यों होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जैसे ही कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो जो चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस एक फेस में एक्युमुलेट करेंगे टूवर्ड्स द पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो अदर फेस पर एक्युमुलेट करेंगे। तो ड्यू टू द accumulation of positive and negative charges there will be a induced electric field, and that induced electric field will be formed till it balances the external electric field. तो जैसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस होंगे तो उस बेस पर इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बिकम ज़ीरो। नाउ द second property, just outside the surface of a charged conductor electric field is normal to the surface। देखो ये भी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी, प्रैक्टिकली समझते हैं इस चीज़ को। ये कह रहा है कि कोई भी चार्ज्ड कंडक्टर है उसके आउटसाइड सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा उस सरफेस से नॉर्मल रहता है। अच्छा सपोज करो ये हमारे पास एक चार्ज्ड कंडक्टर है, इसकी सरफेस के ऊपर चार्ज है। मानकर चलो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर रखा है या इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वो इससे इंक्लाइंड है, मतलब अभी हमें पता नहीं है कि कौन से कंपोनेंट के साथ ये इसके साथ है। अब जब ये इंक्लिनेशन होगा तो यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा ई कॉस थीटा और ये हो जाएगा ई साइन थीटा। ये कंडीशन है कि व्हेन ई इज़ नॉट नॉर्मल टू द सरफेस। अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे कि ई इज़ नॉर्मल होनी चाहिए, हम बात कर रहे हैं कि व्हेन द ई इज़ नॉट नॉर्मल। तो जब ई नॉर्मल नहीं होगा तो उस समय ई कॉस थीटा होगा, इसमें ई कॉस थीटा काम करेगा। तो जो हमारे पास फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू ई के बराबर। तो यहाँ पर क्यू ई कॉस थीटा हो गया, यानी कि जो थीटा है क्यू और ई उसके बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है ये कितने का हो जाएगा, 0 डिग्री का। तो वैन थीटा इज़ 0 डिग्री तो उस केस में यहाँ पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। और उस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जो इसके सरफेस के ऊपर चार्जेस हैं दैट विल स्टार्ट टू मूव। और जब मोशन होगा चार्जेस का या फ्लो ऑफ चार्जेस होगा तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ करंट। तो हमने आज तक ऐसे कोई कंडक्टर नहीं देखे हैं कि हमने उनको प्लेस कर रखा है और उनके ऊपर अपने आप ही करंट
फ्लो करने लगे। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर फेल हो जाती है। ये जो एजम्पशन हम मान के चल रहे थे, ये एजम्पशन यहाँ पर फेल हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि वैन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, वैन थीटा इज 90 डिग्री, तो जो हमारे पास हॉरिजेंटली इलेक्ट्रिक फोर्स सप्लाई हो रहा है दैट विल बिकम ज़ीरो। तो हॉरिजेंटली कोई काम ही नहीं कर रहा, तो उस समय ये जो ई का कंपोनेंट है वो ई साइन थीटा वाला आएगा। तो ये हमेशा नॉर्मल रहेगा इस सरफेस के साथ। इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। पोटेंशियल कांस्टेंट है विद इन द कंडक्टर एंड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। देखो यहाँ पर इसने प्रॉपर्टी दिखा रही कि हम जानते हैं ये वाला रिलेशन कि ई इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी आर। अब हमें पता है कि विद इन द कंडक्टर ये इनसाइड है, तो इनसाइड कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी। तो व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो इनसाइड द कंडक्टर, तो हमारे पास डी वी इक्वल टू ज़ीरो। इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास वी वाला जो कंपोनेंट है दैट विल बी कांस्टेंट। एंड ऑन द सरफेस की बात कर रहे हैं, तो ऑन द सरफेस के केस में भी फिर यही केस आ जाता है कि हमारे पास v इज़ कांस्टेंट। ओके, यही हम कह रहे हैं इसमें कि जो E है हमारे पास उसका इनसाइड कोई कंपोनेंट नहीं है। एंड अगर हम सरफेस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है, बल्कि इसका एक कौन सा कंपोनेंट है, नॉर्मली है यहाँ पर ये। तो E का जब कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट ही नहीं है जो उससे वर्क करवा सके, जब वर्क ही नहीं होगा तो पोटेंशियल कहाँ से होगा। तो हर एक पॉइंट पर सरफेस के किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे रहने वाला है, ज़ीरो। तो इसीलिए पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। तो ये प्रॉपर्टी हमें ये रिजल्ट देती है। इसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी है दैट इज़ द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज ज़ीरो एंड एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड्स एट इज सरफेस। देखो हमारे पास क्या होता है कि मानकर चलो ये है, ये हमारे पास नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अप्लाई हो रखा है, और ये क्या कह रहा है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि जो नेट चार्ज है इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज़ ज़ीरो, और जितना भी एक्सेस चार्ज होगा वो इसकी सरफेस के ऊपर रिसाइड करेगा। तो होता क्या है इसमें कि हमें पता है कि अगर हम मान कर चलते हैं कि कैविटी है, इस कैविटी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहेगा। और हम क्या करेंगे कि ये जो चार्ज है इस चार्ज के बॉटम से एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब हम गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करते हैं तो गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग क्या क्या बता रहा है कि E इक्वल टू ज़ीरो, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो। तो जब ये ज़ीरो है हमारे पास, तो यहाँ पर जो फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स भी क्या हो जाएगा यहाँ पर ज़ीरो। तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें ज़ीरो है तो इसका मतलब हो गया कि नेट चार्ज इन द कंडक्टर इज़ ऑल्सो ज़ीरो। अब जब अंदर ज़ीरो है तो जितना भी जो चार्जेस होगा हमेशा सरफेस के ऊपर आता है। तो ये प्रॉपर्टी हमें इस बारे में डिस्कस करवाती है। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी बता रहा है, तो लास्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो इन द कैविटी ऑफ ए होलो चार्ज कंडक्टर। देखो इसमें क्या है कि हमारे पास इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो इसमें भी वही प्रॉपर्टी बता रहा है ये कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। तो कैविटी जो वेकेंट पार्ट है वहाँ पर अगर हम इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़ीरो है तो इट मीन्स क्यू भी हमारे पास ज़ीरो है। तो क्यू जब ज़ीरो है तो अंदर इनसाइड द कैविटी कोई चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर क्या है, ज़ीरो। तो जो भी एक्सेस चार्ज होगा वो हमेशा इसकी सरफेस के ऊपर कवर अप हो जाएगा।